सो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम कोड जनरेशन देखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कोड ऑप्टिमाइजेशन देखा था, जिसमें कैसे उसको ऑप्टिमाइज करना, कैसे उसको रिड्यूस करना, वो देखा था। तो आज कोड जनरेशन देखते हैं। कोड जनरेशन में क्या होता है, ये एज अ इनपुट लेता है आपका इंटरमीडिएट कोड को या फिर आपका एक ऑप्शनल कोड ऑप्टिमाइजेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं एंड नाउ फिर उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो डेफिनेशन देखो, पहले डेफिनेशन क्या है। कोड जनरेशन इज द फाइनल activity of compiler. Code generation is the process of creating assembly machine language. There are some property of code generation. देखो, कोड जनरेशन क्या है, एक फाइनल एक्टिविटी है कंपाइलर की, और जो कोड जनरेशन एक प्रोसेस है क्रिएटिंग असेंबली कोड को क्रिएट करने का एक आपका एक वे है। एंड दे आर सम प्रॉपर्टी ऑफ कोड जनरेशन। प्रॉपर्टी है क्या क्या कोड जनरेशन की, एक है करेक्टनेस। यदि आपका कोई कोड है वो करेक्ट होकर ही इस स्टेज पे आता है, और वो उसका आउटपुट भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए जिसकी यूज़र को रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका करेक्टनेस हो गया। हाई क्वालिटी मतलब आपका एरर फ्री, मतलब कि इसमें कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। एंड थर्ड क्या है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स ऑफ टारगेट मशीन। और क्विक कोड जनरेशन मतलब कि जो हमारा कोड आया वो जल्दी जनरेट होए, मतलब ज़्यादा टाइम जिसमें ले रहा है तो कुछ फ़ायदा नहीं है कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बेकार है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ होगी कोड जनरेशन की। अब देखो, यहाँ से देखते हैं स्ट्रक्चर से। देखो, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है आपका, और या फिर आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन है, एज अ इनपुट लेगा कोड जनरेशन। ये कोड ऑप्टिमाइजेशन तो ऑप्शनल है, यदि ऑप्शनल ये हो गया, यदि कोड ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रहा है तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन से डायरेक्ट इनपुट आएगा। और ये आपका किस वे में आएगा, मतलब किस फॉर्म में आएगा, ये इन्हीं 5 फॉर्म में होना चाहिए तो ही आपका वैलिड होगा, अदरवाइज आपका वैलिड नहीं होनेगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने इंटरमीडिएट कोड जनरेशन वाली वीडियो में मैंने क्या करा, 3 एड्रेस कोड को बताया था, क्वाड्रपल ट्रिपल की फॉर्म भी बताई थी, एंड फिर पोस्टफिक्स नोटेशन भी था उसमें, एंड देन फिफ्थ क्या है, सिंटैक्स ट्री और डैग, ये हमने अभी देखा है। तो इस फॉर्म के अलावा यदि आता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो फिर वो एज ए इनपुट लेगा कोड जनरेशन। और ये कनेक्टेड भी होता है सिंबल टेबल और एरर हैंडलर से। इसमें एक एरर नहीं आने के, ये कनेक्टेड भी होता है सिंबल टेबल और आपके एरर हैंडलर से। फिर ये क्या करेगा, जब इसके पास एज अ इनपुट आपका 3 एड्रेस कोड आ जाएगा इन्हीं की फॉर्म में, तो क्या करेगा, टारगेट कोड में जनरेट करेगा, मतलब असेंबली कोड में क्या करेगा, उसको जनरेट करेगा, जैसे कि मूव हो गया आपका, इन सारी फॉर्म में क्या करेगा, जनरेट करेगा। एंड नाउ फिर असेंबलर के थ्रू फिर वो मशीन कोड में कैसे होएगा, इस 2 मेथड से होएगा, एब्सोल्यूट मशीन कोड और रिपीटेबल मशीन कोड से। ठीक है, वो इन 2 की फॉर्म के अलावा यदि किसी और फॉर्म में हो रहा है तो वो वैलिड नहीं है। तो देखो, अब ये दोनों फॉर्म देखते हैं, ये दोनों फॉर्म आपकी होती क्या है। ये देखो क्या है आपका, एब्सोल्यूट मशीन कोड। एब्सोल्यूट मशीन कोड क्या होता है, ये फिक्स लोकेशन इन मेमोरी होता है। फिक्स लोकेशन होती है इसकी मेमोरी में कि यदि ये यहाँ पर है तो यहाँ पर ही रहेगा, अदरवाइज ये इस लोकेशन पर भी नहीं जा सकता। एंड इमीडिएटली एग्जीक्यूटेड यूजफुल फॉर स्मॉल प्रोग्राम, मतलब एक फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, वो भी शॉर्ट प्रोग्राम का, लॉन्ग प्रोग्राम का नहीं। आपको यदि शॉर्ट प्रोग्राम होगा तो इमीडिएटली क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक रैम ले ली जिसमें फिक्स लोकेशन पे आपकी क्या है, ये है, तो क्या होगा, एब्सोल्यूट मशीन कोड, मतलब फिक्स लोकेशन पर है ये अपनी। क्या है, रीलोकेटेबल मशीन कोड। ये क्या है, नॉट अ फिक्स लोकेशन, कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती इसकी। कोड कैन बी प्लेस्ड वेयर एवर लिंकर फाइंड द रूम इन रैम, यूजफुल फॉर कमर्शियल कंपाइलर। इसका यूज किस लिए, इसका यूज किस में होता है, कमर्शियल कंपाइलर्स में। जो उसकी रैम में भी मैं इसका एग्जांपल देखता हूँ, तो ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब कोई फिक्स लोकेशन नहीं है इसमें। तो क्या है, यदि ये यहाँ पर है तो ये वाला भी यहाँ पर होगा, तो ऐसे कुछ रूल्स है इसके। तो ये आपका क्या होगा, रिलोटेबल मशीन कोड और एब्सोल्यूट मशीन कोड। अब देखते हैं, ये तो हमारा कोड जनरेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा हो गया। अब देखते हैं क्या क्या इशू आते हैं आपके कोड जनरेशन में। क्या है इशू इन कोड जनरेशन, इशू इन कोड जनरेशन क्या है। फर्स्ट देखो, इनपुट टू कोड जनरेशन, सेकंड टारगेट प्रोग्राम, थर्ड क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट, फोर्थ क्या है, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, एंड फिफ्थ क्या है, रजिस्टर एलोकेशन। जो आपके लास्ट के हैं 4 और 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आप वैसे ही लिख दोगे तो चल जाएगा काम, बट इसको आपको समझना पड़ेगा। इनपुट टू कोड जनरेशन आपका क्या है, आप यहाँ से देखो, जो इनपुट आएगा ये इन्हीं की फॉर्म में होगा, इन्हीं की फॉर्म में है, ठीक है। यदि इन्हीं की फॉर्म में नहीं तो क्या करेगा, एक इशू आपका क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक आपका इनपुट टू कोड जनरेशन हो गया। अब देखते हैं टारगेट प्रोग्राम। टारगेट प्रोग्राम जो है असेंबली कोड में जनरेट करेगा, और फिर उसके बाद जो असेंबलर है इस मशीन कोड में करता है तो इट इज़ वैलिड, अदरवाइज इट इज़ नॉट वैलिड।
अब वो क्यों वैलिड नहीं होने का, क्योंकि वो ना ही एब्सोल्यूट होगा ना ही आपका रीलोकेटेबल मशीन कोड में होने का। तो ये आपका क्या होगा, टारगेट प्रोग्राम एंड इनपुट टू कोऑर्डिनेशन। अब देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट क्या है। ये आपके दो डेटा स्ट्रक्चर हैं, आपके सिंबल टेबल और एक एरर हैंडल। हम क्या करते हैं, इनको भी अगर कोई सिंबल यहाँ से जनरेट करते टाइम कुछ किसी आपके वेरिएबल को या फिर टेम्परेरी वेरिएबल को या फंक्शन का के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए लेनी होगी, तो वो क्या करेगा, सिंबल जो आपकी सिंबल टेबल है यहाँ से ले सकता है और यहाँ पर अपडेट भी वो कर सकता है। तो इस तरह का मेमोरी मैनेजमेंट है, तो वो आपका क्या होगा, आपका वैलिड होगा। अदरवाइज वो आपका क्या होगा, एक इशू क्रिएट करेगा यदि इस तरह का नहीं आपका होता है। तो ये आपका मेमोरी मैनेजमेंट का था थोड़ा सा। अब देखो इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन और रजिस्टर एलोकेशन, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये होता क्या है। फर्स्ट देखेंगे इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, तो वो देखते हैं। इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन में क्या करा मैंने, एक 3 एड्रेस कोड ले लिया, x इक्वल टू वाई प्लस जेड 3 एड्रेस कोड है। आपको पता होना चाहिए 3 एड्रेस कोड होता क्या है, इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज देखो 3 एड्रेस कोड का मतलब क्या है, उसमें 3 ही आपके वेरिएबल होंगे, अदरवाइज इससे ज़्यादा होता है तो वो वैलिड नहीं होगा। इसका असेंबली कोड बनाना है, क्योंकि 3 एड्रेस कोड है, कोऑर्डिनेट क्या करता है, इसको असेंबली में करता है, फिर असेंबलर के थ्रू वो मशीन कोड में होता है। तो असेंबली कोड में क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मूव करेंगे, वाई से स्टार्ट करेंगे, मूव करेंगे वाई को किसमें, R0, मतलब एक रजिस्टर मैंने ले लिया R0। और इसमें क्या होता है, आपका एक कोड जनरेशन में मेमोरी यूज़ करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैंने वाई को किसमें गिर दिया, R1 रजिस्टर R0 रजिस्टर में। एंड नाउ ऐड करेंगे जेड को किसके साथ, किसमें है वाई आपका, R में, R0 में है। तो ये क्या हो जाएगा, जेड आपका क्या हो जाएगा, R0 में ऐड। एंड नाउ इसको पूरे को मूव किस में कर देंगे, एक एक्स में। ये आपका किस में है, R0 में है, सारा R0 में हो गया। जेड को मैंने क्या करा, ऐड कर लिया R0 में, मतलब रजिस्टर में। तो मूव किस में करेंगे, इसको मूव मतलब इसको लोड किस में करेंगे, R0 रजिस्टर को एक्स में, ठीक है। जैसे हमने वाई को करा था लोड R0 में, एंड देन जेड को करा था ऐड आपका R0 में। एंड नाउ इस पूरे ये किस में स्टोर है, R0 में। कैसे स्टोर है, यहाँ से देखो, और इसको मूव किससे कर लें, डायरेक्ट एक्स से। तो आपका एक असेंबली कोड हो गया। इसमें देखो कोई भी है आपकी असेंबली कोड की, वो कहीं भी आपकी ब्रेक नहीं हो रही है। तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये आपका कंडीशन आए कि वो कैसे होएगा। तो वो आपके इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन में आता है। तो देखो मैंने क्या लिया, 3 एड्रेस कोड लिया, A इक्वल बी प्लस सी एंड डी इक्वल ए प्लस ई। ये 3 एड्रेस की कोड में है, ठीक है। इसको असेंबली कोड में बनाते हैं। असेंबली कोड में बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मूव करूँगा, जैसे मैंने ऊपर करता मूव बी किस में, R0, ये क्या है, एक रजिस्टर। ऐड करूँगा सी को किस में, R0 में, क्योंकि बी किस में स्टोर है, R0 में, तो R0। एंड नाउ फिर क्या करूँगा, मूव करूँगा मैं, जो आपका किस में स्टोर हो गया है सारा, ये R0 में स्टोर हो गया। तो R0 को मूव करूँगा मैं ए में, तो मूव R0 कोमा ए। एंड नाउ अब इसमें क्या करूँगा, मूव करूँगा ए को R0 में, ठीक है। एंड नाउ ऐड करूँगा ई को R0 में, एंड मूव करूँगा R0 को डी में, ठीक है। आपने देखा जो मेरा ए है वो 2 बार ऐसे कर रहे हैं हम उसको, R0 से ए से R0। तो ये एक अच्छी आपकी प्रैक्टिस नहीं होती किसी भी असेंबली कोड को ऐसे करने की, तो इट इज़ नॉट एफिशिएंट असेंबली कोड। तो इसको सही करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, वो डायरेक्टली होएगा। अब डायरेक्टली कैसे होगा, देखो मूव क्या करेंगे, बी R0 वही सेम, ऐड करेंगे सी को R0 से वही सेम। एंड नाउ एक इसमें स्टोर हो गया सारी चीज़ ए में स्टोर हो दी। तो वो अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, ई को R0 से। क्यों, क्योंकि जो ये केसेस था ये वाला आपका, इसमें क्या होगा, ये हो रहा था R0 R0, मतलब बात वही हो रही थी, है तो R0 में ही सारा कंटेंट है, तो R0 में ही, तो R0 को सीधा ऐड कर देंगे ना ई से, क्या प्रॉब्लम है। ऐड कर दिया ई से, जो ए का सब कुछ था वो ऐड हो गया ई से। एंड नाउ मूव कर देंगे उसको फिर R0 को डी से, फाइनल। तो ये आपका ये एफिशिएंट असेंबली कोड होगा। ये आपका इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन था। यदि आपको समझ नहीं आया, वीडियो को पॉज करके देखना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अभी हम देखते हैं रजिस्टर एलोकेशन। अब रजिस्टर एलोकेशन क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। किसी भी आपके जो भी आपका रजिस्टर्स हैं उनको कैसे एलोकेट करना, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो देखो पहले इसको देखते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मूविंग वेरिएबल, ऐड एंड ऑपरेशन परफॉर्म। इसका यूज़ किस लिए करते हैं हम, मूविंग करना वेरिएबल को, ऐड करना, ऑपरेशन परफॉर्म करना। एंड देन वी आर यूजिंग रजिस्टर्स का यूज़ करके हम ये सब काम करते हैं। तो मोर देन वन रजिस्टर में हम क्या करते हैं, रजिस्टर एलोकेशन यूज़ करते हैं।
मोर देन 1 होगा तो उसमें रजिस्टर एलोकेशन होगा कि कम। हम इसमें क्या करते हैं, हम कम से कम रजिस्टर का यूज़ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा में क्या होता है ना, वो उतनी मेमोरी लेता है तो उतना टाइम जितना लेता है, तो इसलिए हम कम से कम यूज़ करते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू यूज़ लेस देन रजिस्टर, नॉट टू मच। ठीक है, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। 3 एड्रेस कोड लिया मैंने, टी इजकल टू ए प्लस बी, टी इजकल टू टी इंटू सी, एस्ट्रिक भी कहते हैं उसको, टी इजकल टू टी आपका डिवीजन डी। अब ये 3 एड्रेस की कोड की फॉर्म में है। ठीक है, अब रजिस्टर एलोकेशन इसका असेंबली कोड में हम देखेंगे वो कैसे होगा। देखो, मूव करा ए को, मूव करा ए को, जैसे मैंने अभी देखा पूरा आपके ये मैंने बताए थे। तो इसमें क्या करेंगे, हम मूव करेंगे ए को R0 में, एंड नाउ ऐड करेंगे बी को R0 से, ऐड करेंगे बी को R0 से, एंड नाउ फिर इसके बाद देखो जैसे यहाँ पर था ना, इसका क्या बन रहा था, इसका क्या बन रहा था आपका ए और ए सेम यूज हो रहा था। तो मैंने क्या करा, इसको हटा के सीधा ऐड करा ई को, क्योंकि वो R0 में ऑलरेडी स्टोर हो गया है। तो ऐसे मैं यहाँ पे करूँगा मल्टीप्लिकेशन सी की किसके साथ, ये किस में स्टोर हुआ, टी वाला केसेस किस में स्टोर हुआ, R0 में, तो टी का केसेस हटा देंगे तो R0। एंड नाउ डिवीजन, डिवीजन किस में हुआ आपका, वो भी आपका टी में हो, तो R0 को हम क्या करेंगे, इसमें डिवीजन करेंगे तो डी R0। ठीक है, एंड नाउ फिर मूव कर देंगे जो भी R0 का था किसमें, टी में। तो ओनली इसमें भी देखो आप देख रहे होंगे, हम मैंने क्या करा, R0 ओनली एक ही रजिस्टर यूज करा। यही आपका एक बेटर प्रैक्टिस है किसी भी रजिस्टर को एलोकेट करने की, आपके किसी भी कंपाइलर में, असेंबली कोड में और आपके। ठीक है, अब देखो एक अनदर एग्जांपल लगता है, सिंटेक्स ट्री आपको यदि दिया हुआ है तो उसका रजिस्टर एलोकेशन आप कैसे करोगे। तो मैंने क्या करा, रजिस्टर ये ले लिया प्लस माइनस माइनस, अब ये R0 R2 ये भूल जाओ, जैसे मैं बताऊंगा वैसे देखना, एंड ए बी सी ओ ई सी डी, और ऑपरेटर कौन कौन से हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है, मिनिमम रजिस्टर यूज इन दिस सिंटेक्स ट्री, कम से कम रजिस्टर यूज होने चाहिए सिंटेक्स ट्री में। तो पहले हम स्टार्टिंग यहीं से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है, फिर यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सिंटेक्स ट्री को कैसे पढ़ते हैं, कैसे उससे हम अपने रिक्वायर्ड की इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। तो इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, तो वैसे प्ले लिस्ट में जाके एक बार जरूर देखना। तो देखो इसमें मैं क्या करूँगा, जो आपका ए है, सबसे पहले इसको मूव कर लेंगे R0 में, एक रजिस्टर R0 में। एंड नाउ इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक रजिस्टर एक R1 भी लूँगा, एक रजिस्टर R1 भी लूँगा। ये भी ये फ्री लिखा हुआ है, ये फ्री लिखा हुआ है, इसको अभी रहने देना, बताऊँगा इसका भी यूज़ कैसे करा मैंने। तो मैंने R1 को भी एक B में घेर दिया, एक रजिस्टर सॉरी B को मैंने R1 में घेरा है, ना कि R1 को B में घेरा है। तो B को मैंने क्या करा, एक R1 रजिस्टर में डाल दिया। एंड नाउ फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों को माइनस करूँगा, मतलब R0 माइनस R1 किसको किस में कर दिया, मैंने R0 में स्टोर कर दिया। अब जब मैंने ये कर दिया, ये वाला मैंने कर दिया, तो क्या हुआ, R1 जो है वो फ्री हो गया, जो आपका R1 है वो क्या हो गया, फ्री हो गया। कैसे फ्री हुआ वो देखो, मैंने क्या करा, R0 का तो यूज करा और माइनस कर दिया R1 से, तो वैल्यू किसमें स्टोर होगी, R0 में। एंड नाउ अब आपका R1 क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, वैल्यू मेरी निकल गई, यूज मैंने कर लिया। तो क्या होगा, ये आपका फ्री हो जाएगा यहाँ से। तो ये R0 में क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से देखो मैंने क्या करा, ऐसे सेम C को करा R1 में, एंड D को करा R2 में, एंड इसको प्लस कर दिया और R1 में ही स्टोर करा। R1 आ गया यहाँ पर, और जो आपका R2 था ये क्या हो गया, ये फ्री हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, R2 को E में करा, एंड R2 को फिर मैंने क्या करा, इसमें क्या R2 माइनस R1 आया था ना यहाँ से, तो इसको किस में स्टोर कर दूंगा, मैं R2 में स्टोर कर दूंगा। R2 में स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, R0 और यहाँ पे R2 आ गया, जैसे यहाँ पे R2 माइनस R1 करा मैंने, तो इसमें को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो R0 प्लस R2 R0 में स्टोर कर दिया। तो मैंने यहाँ पर हमारे क्या 3 मिनिमम रजिस्टर मैंने यूज़ करे, तो यही आपका इसमें राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, कोई समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो आज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।